अब आइए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सही है ना, अपनी मौजूदगी को जाहिर करें जी। सही है, फर्स्ट ईयर के हमारे पास आपको पता है 12 चैप्टर्स हैं। सही है, लॉन्ग 17 एमसीक्यूज आएंगी और हमारे पास 14 पार्ट आएंगे। इसमें तो कोई सेक्शन है ही नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की तरह का सेकेंड ईयर में जैसा था। सेक्शन ए में आपके पास 17 एमसीक्यूज आएंगी। सेक्शन बी में आपके पास 14 पार्ट आएंगे, आपको 9 सही ना पार्ट इसमें से अटेम्प्ट करने। और आपके पास लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन आएंगे 3 और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। 121 मार्क्स का पेपर है, 85 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, बाकी सारे चॉइस है। ठीक है, अब आए आप पहले लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग के चैप्टर कौन कौन से हैं? सही है, चलिए अब फर्स्ट ईयर वाले, सही है ना, लॉन्ग के चैप्टर देखें। तो लॉन्ग के चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो चैप्टर नंबर 2 का एक लॉन्ग जरूर आएगा। पहले चैप्टर वाइज क्या नाम है, नाम सुने और उसके बाद फिर अंदर उसके। तो चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग जरूर आएगा, 3 लॉन्ग जरूर आएगा, 2 3 का, 11 12 का लॉन्ग जरूर आएगा। ये 4 चैप्टर लॉन्ग के हो गए। अब पिछले साल क्या हुआ, गौर से सुन लें। मैं बोर्ड की तो मीटिंग के 5 लोगों के अंदर शामिल था। इसकी जो कमेटी थी लास्ट टाइम के सिलेबस की, उसमें मेरा नाम था बाकायदा, मैं इसमें मौजूद था। लेकिन जिस बंदे ने पेपर बनाया उसने ना थोड़ी सी, सही है, मॉडल पेपर को फॉलो नहीं करा। अगर आप लास्ट टाइम मॉडल पेपर देखें फर्स्ट ईयर मैथ का, सही है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का तो ओल्ड पेपर था पुराना, मॉडल पेपर देखें तो उनके दोनों पेपर कंप्यूटर साइंस के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए भी, दोनों अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर थे। स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैथ केमिस्ट्री वालों ने ऐसा नहीं करा, एबनॉर्मेलिटी दिखाई। वो एबनॉर्मेलिटी इस साल बच्चों को काफी मिसगाइड करेगी, मेरे हिसाब से काफी मिसगाइड करेगी। सही है, वो क्या थी एबनॉर्मेलिटी? तो इन्होंने चैप्टर नंबर 11 और 12 का पेट फुला दिया था पूरा। सही है, 11 चैप्टर से पूरा एक लॉन्ग लग गया था, ए बी पार्ट भी, ए बी और बी भी, और 12 से भी ए और बी दोनों लग गए। और चैप्टर 11 की इतनी औकात नहीं थी पास्ट में भी, और आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं होगी, जितने नंबर का वो आ गया था। 22 मार्क्स का चैप्टर नंबर 11 आ गया था। यानी एक चैप्टर करो और अक्कड़ बक्कड़ करो एमसीक्यूज में और पेपर पास, 28 मार्क्स पास हो गए। इतना आसान था पास होना। यानी 12 चैप्टर में से एक चैप्टर करके पास हो जाए। दुनिया में एमसीक्यूज बन सकती है, ये आ सकता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी कंट्री है जिसमें एक चैप्टर पढ़ के ना बंदा पास हो सकता है, तो पाकिस्तान। इतनी अब नॉर्मेलिटी दिखाई किसी बेवकूफ आदमी। कैसे आया था कि बॉर्न एबर का न्यूमेरिकल लग गया, यानी दोनों पार्ट ए और बी चैप्टर 11 के लग गए। 16 नंबर वो आए। शॉर्ट में 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल लग गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन का 20 हो गए, 2 एमसीक्यूज आई, 22 नंबर हो गए। चैप्टर नंबर 12 से भी यही हुआ कि एक लॉन्ग पूरा लगा, ए और बी। सही है, 16 नंबर आ गए, 2 एमसीक्यूज आ गई, उन्होंने 18 नंबर पे रोक दिया। शॉर्ट में नहीं दिया कुछ, ये जान बच छुड़ गई, इसकी बच गई। लेकिन दोनों चैप्टर पेपर ऐसा नहीं था, किसी भी एक चैप्टर से दोनों पार्ट ए और बी। सही है ना, मॉडल पेपर अगर आप बोर्ड की साइड से उठा के देखें केमिस्ट्री का, इस साल तो आए नहीं, पहले ए और बी दोनों पार्ट किसी एक चैप्टर के नहीं, 6 डिफरेंट चैप्टरों का इंतखाब करना था। अब वो बच्चे इसी उसमें 11 12 कर कर, सही है ना, उसके दो पार्ट ए बी यहां से निकल जाएगा, दूसरी चीज को कम फोकस कर रहे हैं। उन्हें लाख समझाना पड़ रहा है लेकिन वो पीछे से इस स्कीम को देख रहे, क्योंकि उन्हें उससे पहले पिछले साल की बात नहीं पता ना, तो वो सिर्फ सामने के पेपर को देख कर ये कर रहे। तो मेरे हिसाब से 11 से लॉन्ग आएगा, 12 से लॉन्ग आएगा, लेकिन 2 2 लॉन्ग नहीं आएंगे, एक एक पार्ट आएगा। और चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और चैप्टर 3 जो कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी से रिलेटेड है, इनसे मैंडेटरी एक एक लॉन्ग। तो 4 चैप्टर हो गए, 2 3 11 12। तो पिछले साल के जो 2 चैप्टर, सही ना, पार्ट अब कम हो गए, 4 हो गए ये, तो 2 पार्ट कहां से आएंगे? जो पिछले साल समझ में आ गई बात, 11 के 2 पार्ट आ गए थे और 12 के 2 पार्ट आ गए थे, मेरे हिसाब से एक एक पार्ट कम होगा वहां से अब, यानी एक एक आएगा।
अब वो 2 पार्ट कहां से आएंगे? वो मेरे हिसाब से वो चैप्टर नंबर 4 या 10 का होगा एक पार्ट, 4 या 10 का, 4 या 10 का, दोनों से नहीं, 4 या 10 का एक पार्ट, यानी गैस का चैप्टर, अभी मैं टॉपिक वाइज भी बताऊंगा, या चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन का चैप्टर। और एक पार्ट जो होगा वो लाजमी तौर पर 7 का होगा या 9 का होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का होगा या केमिकल काइनेटिक्स का होगा। सर इतना जोर क्यों दे रहे? इसलिए इतना जोर दे रहे हैं कि जो लॉन्ग का एक पार्ट निकालना चाहता है इन 4 के अलावा मजीद, तो वो क्या करेगा? अगर 7 करेगा तो 9 लाजमी करेगा, और अगर 4 करेगा तो 10 लाजमी करेगा। इस तरह जाएगा मामला। ठीक है, जब पेपर होगा तब बात देखी जाएगी, तब पता चल जाएगा आपको। अब हम लॉन्ग के टॉपिक वाइज बात करते हैं। चैप्टर 2 से आपको पता है बोहर। बोहर में ये नहीं देखा करें कि पिछले साल रेडियस आ गया है, कुछ लोग यहां पे भी चला किया कर रहे हैं। बोहर के पॉस्टुलेट, रेडियस की डेरिवेशन, एनर्जी की डेरिवेशन, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की डेरिवेशन, ये सारा करना है। बोहर आना ही आना है, मैंडेटरी है। अच्छा, बोहर नुकसान ही नहीं देगा। क्यों नुकसान नहीं देगा? सेकेंड ईयर फिजिक्स में फिर ये सारे टॉपिक हैं, और सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी हर साल बोहर आता है। तो बोहर में तो आप ये सोचे ही नहीं कि रेडियस की डेरिवेशन आ गई है लास्ट टाइम, तो मैं एनर्जी और, सही है ना, और फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन या वेव नंबर की डेरिवेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी का भी मैसेज भी नहीं आना चाहिए बच्चे का कि बोहर में कौन सा इंपॉर्टेंट, नहीं भाई, बोहर सारा कंप्लीट। तो एक पार्ट मेरा निकल जाएगा मैंडेट। चैप्टर नंबर 2 में आइए, कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज के अंदर, तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वीबीटी और एमओटी का डिफरेंस, और उसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर, उसकी डायग्राम बनाकर, बॉन्ड ऑर्डर और, सही है ना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताता, जिसमें सबसे ज्यादा चांस है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। लेकिन जो लोग इसको पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता होता है ये तीनों एक ही टॉपिक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आ जाए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाए या फ्लोरीन मॉलिक्यूल आ जाए, एक ही होता है। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो जिससे बॉन्ड ऑर्डर पे फर्क आ जाता है और मैग्नेटिज्म पे फर्क आ जाता है। तरीकेकार एक ही होता है, फिगर विगर सब एक होती है। नंबर 1 टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है? विस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पोस्टुलेट और उसकी बेसिस पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताना, ये भी लॉन्ग में जा सकता है। अच्छा, लॉन्ग में जाए या नहीं जाए, विस्पर पेपर में जरूर हो, विस्पर पेपर में लाजमी होती है। क्यों? पिछले 30 साल में कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जिसमें विस्पर ने धोखा दिया। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन केमिस्ट्री में फिजिक्स की तरह नहीं होता, इसमें इशू होता है, ये लॉन्ग में भी लग सकता है, शॉर्ट में भी लग सकता है। तीसरा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड नंबर पे क्यों रखा है हाइब्रिडाइजेशन को? मैंने कहा लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन ना लॉन्ग में पूरा टॉपिक आता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की, सही है ना, sp2 sp3 sp3 चीजें, तो अब शायद ये शॉर्ट में सवाल दे। लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चा ये तीनों टॉपिक करेगा, एमओटी, वीबीटी और एमओटी का डिफरेंस, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की एमओटी, विस्पर के पोस्टुलेट और उसकी एप्लीकेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और हाइब्रिडाइजेशन, 3 में से 2 टॉपिक पेपर में लाजमी हो, कम नुकसान होगा। और आपको पता है पैटर्न ऐसा है कि कोई भी शॉर्ट में आए या इधर आए तो आपको सपोर्ट मिलती जाएगी, आपका वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेक्शन बी में कोई सेक्शन नहीं बना हुआ, बस 14 सवाल आएंगे और आपको 9 अटेम्प्ट कर देंगे, आपका आपको अपना पार्ट। अब आइए चैप्टर 4 के लॉन्ग की तरफ। तो चैप्टर 4 में, सही ना, एक ही लॉन्ग बनता है मेरे हिसाब से, और वो है वंडरवॉल का, वंडरवॉल इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है समझ में आई, और वंडरवॉल ने, सही ना, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन करके वंडरवॉल इक्वेशन को ड्राइव कर, ये वंडरवॉल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरी चीज है, अब आइए चैप्टर नंबर 7 की तरफ से। अब 7 और 9 के टॉपिक बता रहा हूं, इन 3 टॉपिक में से लिख कर मैं दे सकता हूं 2 टॉपिक पेपर के अंदर हूं,
और उन दो में से एक लॉन्ग होगा, एक शॉर्ट होगा। आप चैप्टर वाइज नहीं देखें, टॉपिक वाइज देखें। 7 और 9, 7 के दो टॉपिक है, एक है ली चिटलियर प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन, और दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की डेरिवेशन। तो जब आप ये कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी आनी चाहिए आप, और फिर केसी का फार्मूला ड्राइव करना है। दो टॉपिक। चैप्टर नंबर 9 में अगर जाएंगे आप, तो रेट ऑफ रिएक्शन और उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स, जो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, टेम्परेचर है, सही ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो आपने पढ़े, वो फैक्टर्स के साथ। ये तीन टॉपिक में से दो टॉपिक पेपर है। अगर चैप्टर नंबर 9 का लॉन्ग आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उस पर असरअंदाज होने वाले लॉन्ग में, तो ली चेटलियर और केसी की डेरिवेशन में से कोई एक शॉर्ट में हो। अगर ली चेटलियर उसकी एप्लीकेशन लॉन्ग में आ गई या केसी की डेरिवेशन आ गई, तो फिर फैक्टर्स और उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट में जरूर हो। इन तीन टॉपिक में से दो टॉपिक पेपर का हिस्सा होंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ये चार लॉन्ग आ गए, चार लॉन्ग आ गए। सही है। अब आइए आप चैप्टर नंबर 10 की तरफ। मेरे हिसाब से लॉन्ग बनता है चैप्टर 10 से, और वो होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सही है। और चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बेसिकली टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, और पूरे चैप्टर नंबर 10 से पिछले साल सिर्फ राउल्ट्स लॉ आया है, एक टॉपिक आया है। तो मेरे हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ अगर कोई भी स्टूडेंट, सही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों कर लेगा तो उसका एक पार्ट जरूर निकले। सर चार नहीं हो सकती, कुछ कम कर दें, तो मेरे हिसाब से सही है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में से एक टॉपिक हो। एक ने कहा मेरे अंदर और सही है ना ताकत है, जान है, एक और बता दें, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है। ये लॉन्ग की बात हो गई। 11 चैप्टर में जाएं आप, एक लॉन्ग का पार्ट हैगा मौजूद, जिसमें से आपको पता है बॉर्न हैबर साइकिल और उसका न्यूमेरिकल आ सकता है। सही है। हेसिस लॉ, सही है, और उसकी एप्लीकेशन, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन और उसकी एप्लीकेशन, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ जो वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, उसकी डेरिवेशन लग जाए, या फिर क्यूपी बराबर है डेल्टा एच या क्यूवी बराबर है डेल्टा ई का। सही है। अब हुआ क्या है लास्ट टाइम, कि चैप्टर नंबर 11 से सब कुछ ही आ गया। बॉर्न हैबर भी आ गया, उसका न्यूमेरिकल भी लग गया, फर्स्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन भी आ गई। सही है ना। सेकेंड लॉ, ओ सॉरी, क्या नाम है, हेसिस लॉ भी आ गया, उसकी एप्लीकेशन भी आ गई। अब परेशान बैठे, सभी दे दिया, अब दें क्या, ये वाला इशू बन गया। तो जो बहुत 11 पे भरोसा कर रहे हैं ना, इस दफा इसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। एक लॉन्ग एक शॉर्ट आएगा, 12 नंबर, दो एमसीक्यूज, 14 नंबर में आ जाएगा, 22 मार्क्स में नहीं पाएगा। उसके लिए टॉपिक कौन सा है? सही है ना, हो सकता है कि फिर वही बॉर्न हैबर और उसका न्यूमेरिकल आ जाए। सही है। और हो सकता है कि फर्स्ट लॉ, क्योंकि जब आप पेपर स्कीम देखेंगे, तो लास्ट 10 ईयर के अंदर सिंगल पेपर आप ऐसा नहीं निकाल सकते जिसमें हेसिस लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके एप्लीकेशन में से कोई एक भी टॉपिक पेपर में ना, एक जरूर आता है। अब जालिमों ने लास्ट टाइम दोनों दे दिए, अब कौन सा रिपीट होगा पता ही नहीं है। तो चैप्टर 11 में प्रेडिक्ट करना क्वेश्चन को काफी मुश्किल है सब। क्या ब्लैंक हो जाएगा चैप्टर? नहीं, मस्ट है कि रिपीट होगा। अब वो हेसिस लॉ भी रिपीट होने के लिए तैयार बैठा और फर्स्ट लॉ भी बैठा हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब आइए चैप्टर नंबर 12 के लिए। अब चैप्टर 12 का लोगों को स्कीम नहीं पता कि पेपर की स्कीम क्या है। पेपर की स्कीम यह है कि भाई सेल पेपर में जरूर देते। अब सेल है पेपर के अंदर दो हमारे यहाँ, एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक को कहते हैं हम गैल्वानिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक ही एग्जांपल है हमारे पास पेपर में। सही है। वो क्या है? वो है, पुरानी बुक में थी कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस,
और अब नई बुक में कैल्शियम क्लोराइड। कॉपर भी +2 था, कैल्शियम भी +2 है। अब हम इस सिर्फ एग्जाम्पल को चेंज करके खुश हो रहे हैं कि हमने बुक नहीं कर दी, जबकि बिल्कुल सारी चीजें कॉपर क्लोराइड वाली। पुरानी बुक का भी टॉपिक उठा लेना कोई बंदा, बस कॉपर को कैल्शियम 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 करता जाए तो पूरा टॉपिक वैसे बन। टॉपिक क्या है? क्या इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, और डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, अगर बाहर से कोई कैल्शियम मैग्नीशियम सेम ग्रुप के, कोई फर्क ही नहीं है। कोई पुराने जहन का होगा, उसने बुक ही नहीं पढ़ी, उसने पेपर मिल गया, उसने कहा मैं देता ही नहीं कैल्शियम क्लोराइड। हालांकि देखना चाहिए बुक को, हो सकता है वो कॉपर क्लोराइड की धुन में हो, बाद में सॉरी बोल दे। पाकिस्तान में तो सॉरी का बहुत कल्चर है, तो कॉपर क्लोराइड की वो वापस दे दे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है इसके साथ, ठीक है। अब वो कैल्शियम दे कॉपर दे, बुक में कैल्शियम है, मैग्नीशियम दे या कॉपर रिपीट हो, कोई फर्क नहीं। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो वो कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटेल से बताएं या कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटेल से बताएं। अब वो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लास्ट टाइम आ चुका है, और मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर कॉपर का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है। क्योंकि जिस ईयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है ना, नेक्स्ट ईयर भी वो जो है ना अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसकी एग्जांपल्स दो हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक कॉपर का। तो जिंक लास्ट टाइम आ चुका है, तो कॉपर के बहुत ज्यादा इम्कान है। लेकिन मैं तो अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। जब इंशाल्लाह पेपर खुलेगा तो लोगों की शायद आंखें फटी की फटी रह जाएं, और सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ जाए, इलेक्ट्रोलिसिस और कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल से बयान। अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छोड़ जाऊंगा। इसका ये मतलब जरूर है कि जिन लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड की प्रिपरेशन नहीं करी इलेक्ट्रोलिसिस की, वो जरूर करें। जो खाली कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को करके जा रहे हैं वो नुकसान में। क्यों? यूं कि हमारे यहाँ स्कीम चलती है, आप कोई सिंगल पेपर नहीं तलाश कर सकते, सही है ना, लास्ट 10 ईयर 20 ईयर के अंदर के दोनों सेल में से एक भी ना आए। ये सेफ साइड होती है पढ़ने की। तो आप समझ में दोनों सेल कंप्लीट करें। और मेरे हिसाब से तो मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, और कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस पेपर में नजर आएगी लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना करें। और इसमें एक ये टॉपिक है। दूसरा, समझ में आ गई बात, इक्वेशन बैलेंसिंग तो आती आती है। हो सकता है, जिसके बहुत इम्कानात हैं, कि कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस शॉर्ट में चली जाए, और इक्वेशन बैलेंसिंग तो मैंडेटरी क्वेश्चन है, वो लॉन्ग में रह जाए, जैसा कि जिसके ज्यादा इम्कानात मेरे नजदीक ये स्कीम। गैल्वानिक सेल ही तो होता है मेरा बेटा इंपॉर्टेंट, गैल्वानिक सेल ही का तो टॉपिक है। कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, वो टॉपिक ही ये होता है भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो टॉपिक ही गैल्वानिक सेल का है। जब कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मस्ट है कि हम गैल्वानिक सेल पढ़ लें, और जब हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस तो मस्ट है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लें। तो कहेगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस। फिर कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, गैल्वानिक सेल ही तो है। फिर कहता है जिंक का या कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटेल से बयान। दोनों में से एक जरूर आएगा, शॉर्ट लॉन्ग हो या कुछ भी हो, आएगा जरूर। और 12 का लॉन्ग भी जरूर आएगा। और 12 के लॉन्ग में जो है वो इक्वेशन जो है, सही है वो, सही है वो चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो है वो इक्वेशन बैलेंसिंग जो है वो जरूर आएगी। ठीक। ये लॉन्ग हो गया। अब शॉर्ट में क्या करना है? मैंने कहा भाई शॉर्ट में कुछ भी नहीं करना है, खेल ही खत्म। कहने लगे क्यों? मैंने कहा भाई पहले फेज में लॉन्ग को कंप्लीट करते हैं जो मैंने आपको बताया, दूसरे फेज में चैप्टर ये ना कुछ भी शॉर्ट में याद नहीं करते, दूसरे फेज में जाते हैं न्यूमेरिकल साइंस के ऊपर। अब देखो कैसे, चैप्टर 1 से एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो चैप्टर 1 के ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कवर करूंगा, एक आ गया, गौर से सुनते जाए। चैप्टर 2 का एक शॉर्ट भी जरूर होगा, और वो जो शॉर्ट जरूर होगा वो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल जरूर होते हैं। मसलन
आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स में कौन है? पॉली, विज-विजर जिसे एन प्लस रूल कहते हैं, ऑब्बो और हॉर्न्स। लास्ट टाइम पॉली आ चुका है, तो एन प्लस एल और हॉर्न्स में से एक के चांस बहुत ज्यादा है। ऑब्बो उमूमन लिखने को नहीं आता, लेकिन ये कोई चीज नहीं है, जो करेगा वो पूरा करेगा, तो चारों रूल कर लेगा। सही है। और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को सीख जाएगा। उसमें एटम की भी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और आइंस की भी आनी चाहिए। आइंस में कैटाइन एनाइन दोनों आ जाते। ठीक है, मेरा शॉर्ट निकल गया इसके साथ चैप्टर नंबर। और ये मैं न्यूमेरिकल में शामिल करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एहतियातन इसके साथ रूल्स याद करना है। तो पढ़ने का तरीका ये है कि चारों रूल्स करे और कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखी, तो इंशाल्लाह शॉर्ट जरूर निकलेगा। 2 शॉर्ट हो गए। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया है शॉर्ट। जो मैंने 3 टॉपिक आपको बताए, इसी के अंदर इसका शॉर्ट भी है। हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, विस्पर बताई थी, और एमओटी और वीबीटी का डिफरेंस वगैरह बताया। तो इसी में से शॉर्ट निकल जाएगा। हो सकता है वो शॉर्ट जो है ना विस्पर के, वो इस तरफ आए। 3 शॉर्ट हो गए। चौथा चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर गैस का चैप्टर है। एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो मैंने कोई थ्योरी नहीं करी, सही है। और चैप्टर 3 में भी कोई थ्योरी नहीं करी, क्योंकि वो मैंने तीनों टॉपिक लॉन्ग में बता दिए थे, इसमें से एक पार्ट निकल जाएगा। सही है। चैप्टर 3 के 3 टॉपिक बताए ना मैंने चैप्टर 3 के 3 टॉपिक बताए, हाइब्रिडाइजेशन, विस्पर और एमओटी। एमओटी में एमओटी और वीबीटी का डिफरेंस करूंगा, इसी में से एक शॉर्ट निकलेगा, एक लॉन्ग निकलेगा। मैंने लॉन्ग के अंदर ये बताए थे, वो शॉर्ट में भी एक आ जाएगा इसमें से कवर। चैप्टर नंबर 4 गैस का चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 गैस का चैप्टर है। उसके अंदर से एक समझ में आ गई बात, न्यूमेरिकल हर सूरत में आएगा। तो मैं न्यूमेरिकल अगर मैं पूरे कर लूं, तो एक न्यूमेरिकल मेरा एक एटलीस्ट एक जरूर आएगा। 2 लग सकते हैं, एटलीस्ट एक जरूर आएगा। मैं काउंट एक कर रहा हूं, 2 लग सकते हैं। कुछ कॉलेजेस ने 3-3 न्यूमेरिकल भी दी, और हमारे यहाँ ऐसा कर देते हैं, केमिस्ट्री में एक चैप्टर का पेट फुला देते हैं। सही है। तो हमारे पास क्या है, वो आखिर तक वीडियो देखिएगा, उसमें और सही है ना काम की बात आई। तो चैप्टर नंबर 4 का मेरे पास एक शॉर्ट आ गया। अब इसमें मैंने कोई नया टॉपिक आपको बोला ही नहीं याद करने का। अब अगर कोई चाहता है, क्योंकि चैप्टर नंबर ये जो आपके पास लास्ट टाइम था 4, इसका लॉन्ग मॉडल पेपर में था, इन्होंने दिया नहीं। अब इसका वेटेज क्या था, एक लॉन्ग एक शॉर्ट 2 एमसीक्यूज 14 नंबर। चैप्टर नंबर 4 ने लास्ट टाइम अपना हक पूरा लिया है। आप 2023 का पेपर देखिएगा, लेकिन पार्ट लॉन्ग में नहीं दिया। 3 शॉर्ट लगे चैप्टर नंबर 2 से, 4 से, गैस के चैप्टर से 4। इसने अपना अपना वेटेज पूरा लिया है। शायद मेरे मुंह से पहले 2 निकल गया, मैं 4 की डिस्कशन कर रहा हूँ। तो 2 न्यूमेरिकल लास्ट टाइम आए, और एक शॉर्ट लगा इसके 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 साथ थ्योरी में लगा पिछले साल। और 2 इसने एमसीक्यूज दी, 14 नंबर अपने पूरे करे जो बोर्ड के पैटर्न पे था। पर लॉन्ग में नहीं दिया, क्योंकि एक शॉर्ट एक लॉन्ग 2 एमसीक्यूज थी, 3 शॉर्ट दे दिए। सही है। एक न्यूमेरिकल का शॉर्ट जरूर आएगा, एक वंडरवॉल लॉन्ग में चली। सही है, ये मैंने कहा है। अच्छा, 2 शॉर्ट भी हो सकते हैं, यानी 2 न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। 2 न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरी आ सकती है, थ्योरी भी आ सकती है, लेकिन हम थ्योरी डिस्कस ही नहीं कर रहे फिलहाल। मैं अभी आपको बताऊंगा वो थ्योरी कौन सी डिस्कस करनी है, पहले मेरी न्यूमेरिकल वाली स्कीम से। चैप्टर नंबर 5 और 6 में न्यूमेरिकल ही नहीं है, तो कोई तस्करा ही नहीं है लिक्विड और सॉलिड का। सही है। चैप्टर नंबर 7 में आइए। 7 जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, इससे एक न्यूमेरिकल हर साल आता है। इसमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल है, एक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल है, सही है, और एक केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल है, केसी के, जिसमें डायरेक्शन वायरेक्शन सब आए। 2023 2023 वाहिद ईयर है जिसमें चैप्टर नंबर 7 का केमिकल इक्विलिब्रियम का एक न्यूमेरिकल है। आप 2022 में देखें, पीछे जाकर 21 में देखें, आप 20 में पेपर नहीं हुआ, 19 को देखें, 18 को। तो लास्ट 10 ईयर देखेंगे तो 7-8 दफा ना चैप्टर नंबर 7 में 2 न्यूमेरिकल। आप डीजे कॉलेज का पेपर उठा के देखिए, सही है, उसने उन्होंने भी 7 के 2 न्यूमेरिकल दिए। और मेरे हिसाब से भी 7 के 2 न्यूमेरिकल होंगे। एक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का होगा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का होगा। लेकिन खुशफहमी में नहीं रहे, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। वो हिसाब से जा रहे हैं।
सही है। फिर आइए चैप्टर नंबर 8, एसिड बेस और सॉल्ट। वेटेज इसका यही है कि एक शॉर्ट 2 MCQ, और लास्ट टाइम इससे ये हुआ है, एक शॉर्ट 2 MCQs आएंगे, 6 नंबर पूरे होंगे। इसने दिया था पीएच के डेफिनेशन के साथ न्यूमेरिकल थ्योरी चैप्टर 8 की कोई आई नहीं है। सही है, तो अब भी समझ में, अब बहुत ज्यादा इम्कान है कि एक पार्ट थ्योरी का आए इसके अंदर से। जो लोग चैप्टर 8 पूरा करेंगे तो एक थ्योरी का पार्ट आएगा, वो मैं थ्योरी अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको फिलहाल काउंट नहीं कर रहा अभी आखिर में वीडियो। अब आइए चैप्टर नंबर 9। कोई ईयर ऐसा गुजरा ही नहीं लास्ट 10 ईयर में कि चैप्टर 9 का कोई न्यूमेरिकल ना आए, तो न्यूमेरिकल जरूर आएगा। लास्ट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल आया था, इस दफा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई, लेकिन ये कोई चालाकी नहीं। जब न्यूमेरिकल करूंगा तो सारी करूंगा तो एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा मेरे पास। फिर समरी सुनते जाइएगा। चैप्टर नंबर 8, एसिड बेस एंड सॉल्ट और सॉल्यूशन में से एक न्यूमेरिकल जरूर आता, और लास्ट टाइम ये न्यूमेरिकल दिया था 8 ने। और पूरे चैप्टर नंबर 10 से सिर्फ एक थ्योरी आई है राउल्स लॉ की, दूसरी कोई चीज पेपर में आई ही नहीं है इतने बड़े चैप्टर 10 से। और चैप्टर नंबर 8 से, सही है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल आया है पीएच के डेप्थ, और कोई थ्योरी नहीं आई है। अब गौर से मेरी बात सुनना है। लास्ट ईयर 7, 8 और 9, 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे थ्योरी का एक वर्ड नहीं आया। इतनी बड़ी छुरी चलाई है इन्होंने 7, 8, 9 पे। चलो, 8 ने तो अपना बेटी जो 6 नंबर थे उसके बोर्ड के एसएलओ में वो वैसे ही पैटर्न के अंदर वो वैसे ही लिए हैं उसने पूरे। सही है, थ्योरी नहीं दी। लेकिन 7 और 9 की सारी थ्योरी इस साल इंपॉर्टेंट। मैंने खाली लॉन्ग के टॉपिक बताया, सारी की सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट इसमें से, 7, 8, 9 की। मेरे हिसाब से शायद 8 का न्यूमेरिकल ना हो और उसके बदले 10 का न्यूमेरिकल। 10 में हम लोग इसको कंबाइन करके कहते हैं, यानी पीओएच के न्यूमेरिकल 8 में, और कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन और राउल्ट लॉ के न्यूमेरिकल 10 के अंदर। तो मेरे हिसाब से 10 का न्यूमेरिकल होगा, सही है, और चैप्टर 8 इस दफा थ्योरी में जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल ना करें। जो लोग न्यूमेरिकल पक्का वाला निकालना चाहते हैं उन्हें चैप्टर नंबर 8 के और 10 के न्यूमेरिकल दोनों करने चाहिए, एक चैप्टर के नहीं, दोनों के करने चाहिए। ये तो मैंने अपना ओपिनियन बताया आपको, जरूरी नहीं कि सही हो। मेरे हिसाब से 8 का न्यूमेरिकल नहीं होगा, 10 का होगा। सही है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये 100% गलत साबित हो सकता है। लेकिन 8 और 10 में से एक भी न्यूमेरिकल ना आए, ये नहीं होगा। तो मैं 8 का भी न्यूमेरिकल करूंगा, 10 के भी करूंगा। न्यूमेरिकल बता रहा हूं, मैं थ्योरी बता ही नहीं रहा, तो एक पार्ट मेरा निकल जाएगा। ठीक, ये न्यूमेरिकल हो गया। 11 से, सही है ना, न्यूमेरिकल जरूर आएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन का 4 इक्वेशंस होती हैं, समझ में आ गई बात, उसके जरिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का, वो लॉन्ग लगे या शॉर्ट लगे। सही है, बॉन्ड हैबर का न्यूमेरिकल भी जरूर आएगा, लॉन्ग लगे या शॉर्ट लगे। सही है। और एक और न्यूमेरिकल है जो ओल्ड बुक में नहीं था, इस साल उसके चांस सबसे ज्यादा है, लोग कम फोकस कर रहे हैं उसको, और वो न्यूमेरिकल है हीट ऑफ रिएक्शन का, जिसमें प्रोडक्ट की टोटल हीट में से माइनस करते हैं रिएक्टेंट की टोटल हीट को। ये न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से रखा हुआ है इस दफा। कम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर होगा तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा इस बात। ठीक है, तो चैप्टर नंबर कुछ भी हो जाए, गर्ज ये कि एक न्यूमेरिकल जरूर। और चैप्टर नंबर 12 से इक्वेशन बैलेंसिंग है। सही है ना, वो लॉन्ग में मैंने बता दिया, पेपर में जरूर आई। आइए जरा चेक करते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन कितने और थ्योरी शॉर्ट की कितनी याद करें, पार्ट हमें कितने करने। सही है, और ये भी बता दूं, कोई भी पेपर बनाए 7 से 8 न्यूमेरिकल शॉर्ट में होंगे, 2 लॉन्ग में होंगे। और इक्वेशन बैलेंसिंग को मैं न्यूमेरिकल में काउंट करता हूँ क्योंकि रट्टा नहीं है ना 8 नंबर का। आइए जरा लॉजिकल क्वेश्चंस के मार्क्स चेक करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का एक एक न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 2 में कोई रट्टा नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन कर कर 2 हो गए। चैप्टर 3 में जो लोग सही से पढ़ते हैं मेरे हिसाब से, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो रट्टा नहीं है, विस्पर के, वो सीखी जाती है, उसको काउंट किया जाता है न्यूमेरिकल और समझने में। 3 हो गए, सही है। चौथा, चैप्टर नंबर 4 का एक न्यूमेरिकल, 4 लॉजिकल, 5वें 6ठे को काउंट नहीं करा।
सातवें का एक न्यूमेरिकल काउंटर है, आएंगे इंशाल्लाह दो। तो ये 5 लॉजिकल, आठवें और 10वें का एक न्यूमेरिकल काउंटर है, तो ये छठा पार्ट हो गया न्यूमेरिकल बेस्ड। नवे का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो ये सातवां पार्ट हो गया। और 11 का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो ये 8 पार्ट हो गए। 8 पार्ट हो गए, करने कितने? 9। तो भाई मैं याद क्यों करूंगा? मैं कोई टॉपिक याद नहीं करूंगा किसी भी चीज का। जब तक मुझसे ये सारी चीजें कवर ना हो जाएं, मैं कोई टॉपिक याद ही नहीं करूंगा। अब क्या है कि लॉन्ग में न्यूमेरिकल बेस कौन है? ये 8 तो इधर हो गए। वो है एक इक्वेशन बैलेंसिंग 8 नंबर की, और किसी एक चैप्टर का न्यूमेरिकल लगेगा। जैसे बॉन्ड हैबर का लग सकता है, सही है। हो सकता है कि ली चिटलर के साथ केसी का न्यूमेरिकल उधर आ जाए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट शॉर्ट में आ जाए, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उधर ली चिटलर या, सही है ना, उस केसी के डेरिवेशन के साथ शॉर्ट इधर आ जाए। क्योंकि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 7 के दो न्यूमेरिकल। अच्छा, 7 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि चैप्टर 8 पीएच वाला भी न्यूमेरिकल दे और चैप्टर नंबर 10 भी एक न्यूमेरिकल दे। तो न्यूमेरिकल बढ़ेगा, कम नहीं होंगे जो मेरे 8 से हैं। और 8 इधर होंगे, दो लॉन्ग में होंगे। सही है, लॉन्ग वाले नंबर को काउंट नहीं करा, 8 इधर काउंट करा, तो मेरे पास शॉर्ट तो खाली एक रह गया याद करने का। अब मैं आया, मैंने चैप्टर 8 पूरा कर लिया, थ्योरी का याद पूरा। 3 टॉपिक बनते हैं उसमें, ब्रांस्टन लोरी का कॉन्सेप्ट है, लेस का कॉन्सेप्ट है, लिमिटेशन ऑफ ब्रांस्टन लोरी है, और एक टॉपिक है वो सॉल्ट और उसकी टाइप है, और एक टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। जो लोग याद करने पे जाना चाहते हैं, जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, उनके लिए निकल जाएगा। सर अगर वहां से न्यूमेरिकल ही आ गया हमारा, तो शॉर्ट तो बस फंस गया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चैप्टर नंबर 4 में जाऊंगा, गैस लॉ जरूर करूंगा। गैस लॉ जरूर आते, 5 गैस लॉज हैं, चार्ल्स बॉयल्स, एवोगैड्रो, ग्राहम्स, और क्या नाम है, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब करूंगा तो पांचों करूंगा। समझ में ये नहीं देखूंगा कि लास्ट टाइम ग्राहम आ गया तो बाकी 4 कर जाऊं, रिपीट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ स्कीम चलती है। ज्यादा चांस किसके हैं? डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर अगर डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं आए, तो मैंने कहा बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रो की स्टेटमेंट के साथ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का प्रूफ आ जाए। ये चांस बने। केएमटी के पॉस्टुलेट आ सकते हैं। सर मुझे फिर ज्यादा बढ़ रहा है, मैंने कहा चलो छोड़ो, ज्यादा बढ़ रहा है, सिर्फ गैस लॉस कर जाओ, यहां से शॉर्ट निकल जाए। ठीक है, तो मेरा लॉन्ग शॉर्ट वहां से बन जाएगा, इस तरफ से। फिर सही है ना, अगर मेरे पास गया मैं चैप्टर नंबर, सर आपने तो 2 चैप्टर का तस्करा ही नहीं करा। मैंने कहा हाँ। कहने लगे कौन से? मैंने कहा 5 और 6 सॉलिड। तो कहने लगे क्या होगा 5 और 6 से? मैंने कहा 5 और 6 का टोटल वेटेज लास्ट टाइम मिलाकर जो है ना, 5 और 6 से दोनों से मिलके 6 नंबर। एमसीक्यू समीज शायद 7 नंबर है। उसकी वजह क्या थी कि एक टॉपिक लगा है लास्ट टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का डिफरेंस 2 नंबर का, और 2 या 3 रीजन लिक्विड के टॉपिक से लगे, और शायद एवापोरेशन की डेफिनेशन आई है लिक्विड से। तो ये 3 और 2 5, और शायद 2 एमसीक्यूज थे, दोनों से एक एक मिला के, तो 7 नंबर तक दोनों चैप्टर। 121 में दोनों का मिलाकर, दोनों चैप्टर का मिलाकर 8 नंबर से ज्यादा का वेटेज नहीं। सर जमा हुआ टॉपिक आ सकता है, आ सकता है। किससे? मैंने कहा 5 के ज्यादा इम्कान है। सही है ना। लिक्विड के चैप्टर के कहने लगे कैसे? मैंने कहा विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एवापोरेशन और उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, और समझ में आई वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पे कैसे असरअंदाज होता है किसी सब्सटेंस के ऊपर। इस दफा 5 का टॉपिक बनता है जाता। सर 6 में बनता है टॉपिक, मैंने कहा हाँ 5 में एक और भी बनता है, वो लिक्विड क्रिस्टल है। सही है। 6 में बनता है कोई टॉपिक थ्योरी। अच्छा जब मैं करूंगा तो दोनों की थ्योरी पूरी करूंगा, वरना दोनों छोड़ो। ठीक है, दोनों की थ्योरी पूरी करूंगा या दोनों छोड़ो। सही है ना। 6 चैप्टर, अगर मेरे अंदर दम कम होगा तो मैं दोनों की थ्योरी करूंगा, सही है ना, कंप्लीट करूंगा, वरना दोनों। सॉलिड में आइए, तो मैंने कहा सॉलिड के अंदर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड से इंपॉर्टेंट है। सही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत, दोनों से मिलकर आ सकती है 4 नंबर। फिर आपको पता है एक सवाल होता है, ये करना चाहिए अटेम्प्ट,
कोई दे, ये तो हमने मोटा मोटा सब बता दिया, एमसीक्यूज भी बता दी, लॉग भी बता दिए। पहले ही पार्ट सेक्शन बी का क्या होगा? डिफाइन। ये बहुत मुश्किल सवाल है, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल सवाल है डिफाइन का। क्यों? 4 डेफिनेशन आएंगी, कहां से आएंगी कुछ नहीं पता, कोई सर पैर नहीं। सही है, चैप्टर 1 की भी होंगी एक दो, 2 में भी डेफिनेशंस हैं, 3 में भी डेफिनेशंस हैं, 4 में भी डेफिनेशन है, 5 के अंदर भी डेफिनेशन है, 6 में हर जगह पड़ी। अगर मैं पूरी बुक की जो समरी दी है एंड के अंदर हर चैप्टर के, वहां देखूं तो वो डेफिनेशन मौजूद है। इनको जमा करना शायद मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए, लेकिन अगर वो 1-2 घंटे लगा के जमा कर लेना तो उसमें से 50-60% 9th की होती है, बच्चे को पहले से याद, और सिर्फ रीड कर जाए ना तो वो ये सवाल अटेम्प्ट कर जाते। मेरे नजदीक डिफाइन वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इसको 8 सवाल इनके साथ, एक बच्चे को डिफाइन वाले सवाल के लिए सब पर जाना चाहिए, सारी डेफिनेशन को जमा करके कर। वरना अमूमन होता ही है कि एक बच्चे को 2 डेफिनेशन आ रही है, 2 नहीं आ रही थी, एक को 3 आ रही थी, एक नहीं आ रही थी, एक को एक ही आ रही होती है, 3 नहीं आ रही होती, ये वाला चक्कर। फिर भी बच्चा अटेम्प्ट करता है 3 वाला, 3 कर लेता है, वो कहता है एक जो रह गई वो मैं दाएं बाएं से एंड में देख लूंगा, पूछ लूंगा, तो कर जाता है और वो कामयाब भी चला जाता है। लेकिन एक आ रही है 3 नहीं, ये फंस सकता है काम। तो आप सारी डेफिनेशन को जमा करें, लेकिन जब करें ना तो सारी जमा करें और सबको कर जाएं। ये बच्चा बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता है, कोई इसको डेफिनेशन को याद करे या नहीं करे, सवाल तो इसका लगना है। एक ने कहा मैं डेफिनेशन याद नहीं करूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, 13 में से 9 करने पड़ेंगे। फिर एक सवाल रीजन का जरूर आता है, इनका सर रीजन बहुत बुरे लगते हैं नहीं करता, मैंने कहा कोई बात नहीं, 12 में से 9 करने, चॉइस काम हो गई। तो कहने लगे रीजन कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं वो मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में कोई रीजन नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में कोई रीजन नहीं है हमारे यहाँ, चैप्टर नंबर 3 में आ जाता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सही है, ये एक रीजन बन जाता है, ज्यादा नहीं है चैप्टर नंबर 3 के रीजन, उसके एक्सरसाइज के एंड में देखेंगे, कम आते हैं रीजन इसके, लेकिन आ जाते। सही है ना। चैप्टर नंबर 4 में रीजन, गैस के चैप्टर में सबसे ज्यादा रीजन है 5 और 6 में। सही ना, 5 में स्पेशली ज्यादा है लिक्विड के चैप्टर के अंदर। सही है, वहां पर रीजन है, इसलिए लिक्विड से लास्ट टाइम 2 या 3 रीजन लिक्विड के थे 4 में से। सही है, तो रीजंस की तरफ जाएंगे। सही है। अब जैसे हमारे पास आ जाता है और 4 में रीजन है, ग्राम्स लॉ का रीजन लग जाता है पके। सही ना, हाइड्रोजन गैस फास्टर रेट से डिफ्यूज करती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हीलियम गैस, जो इतने टाइम्स वहां से रीजन बन जाता है, कम है, लेकिन 4 में ज्यादा रीजन। सही है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर कोई रीजन नहीं है हमारे यहाँ। चैप्टर नंबर 8 में रीजन है कि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट होता है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट होता है। चैप्टर नंबर 8 में जाइए, 9 में जाइए, वहां पे रीजन है, ज्यादा रीजन है, 8 में रीजन है। असल में 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, गैस लिक्विड और सॉलिड के साथ चैप्टर 8 एसिड बेस और सॉल्ट, और चैप्टर नंबर 9 वहां तक रीजन आते हैं। 10 चैप्टर में कोई रीजन नहीं है, 11 में कोई रीजन नहीं है, 12 में कोई रीजन। कितने चैप्टर के रीजन हैं? रीजन अगर कोई करेगा, करे या नहीं करे, पेपर में रीजन जरूर आएंगे। तो एक बच्चे को क्या करना होगा, चैप्टर 3 में बहुत कम रीजन है, 1 या 2, टोटल रीजन मिलाएंगे 15 बनेंगे। चलो, सारे कर जाए, एक बंदा जमा करे पहले 15 रीजन को, फिर सारे सब सही ना, सबके आंसर को हासिल करे, नोट्स को या उसको, और फिर वो याद कर जाए तो पक्का सवाल है। एक बच्चे ने ठान लेना कि मुझे रीजन का सवाल करना है, उसका फायदा है। तो वो रीजन की तरफ जरूर जाए, इफ डेफिनेशन की तरफ जरूर जाए। वो जो 8 न्यूमेरिकल के साथ ज्यादा फोकस इधर उधर के टॉपिक के पता नहीं लगे नहीं लगे, मोटे टॉपिक की तरफ जाए, डेफिनेशन की तरफ जाए, लाजमी लगेगा, मैंडेटरी है, रीजंस की तरफ जाए, मैंडेटरी लगेगा, और समझ में आई जाए गैस लॉस की तरफ, मैंडेटरी लगे। और चैप्टर 3 में मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल वगैरह, क्वांटम नंबर वगैरह, ये जरूर लगे। कह रहे न्यूमेरिकल सिर्फ बुक के करें, भाई ये कौन कह सकता है कि न्यूमेरिकल खाली बुक के करे? तो ये डिसीजन तो आप ही ले सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री में बाहर से भी बॉल आ जाती है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होते हैं, सीखने पड़ते हैं, ये बुक बुक का कोई चक्कर नहीं होता। बाहर से भी आ सकते हैं और बुक से भी, लेकिन ज्यादा इम्कान आते हैं कि बुक के आए। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 4 जमावा टॉपिक, 5 लिक्विड वाला जमावा टॉपिक भी दे सकता है, और रीजंस भी इसमें से आ सकते हैं। रीजन बिखरे हुए होते हैं, जिसमें से मैंने चैप्टर बता दिया आपको 3 से
एक रीजन मिलेगा आपको, 4 से भी एक दो मिलेंगे रीजन आपको, 5 में आपको ज्यादा रीजन मिलेंगे लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर बहुत कम रीजन मिलेंगे आपको, एक दो। आप 8 में आए, 2 रीजन मिलेंगे आपको, जो मैंने आपको बताया, अमोनियम क्लोराइड, एसिडिक सॉल्ट और सोडियम पर। और 9th में मिलेंगे। समझ में आई कि दूध जल्दी इस गर्मियों में खराब हो जाता है, या खाना जो है जल्दी गर्मियों में खराब हो जाता है एज कम्पेयर टू विंटर। सही है, तो इस तरह के जो है वो रीजन आएंगे। या पाउडर जिंक स्लोली रिएक्ट करता है, सॉरी विगोरसली रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू चंक ऑफ जिंक। तो ये वाले जो सरफेस एरिया से रिलेटेड है उस तरह के। चैप्टर 3 डिटेल में तो डिस्कस करा है, 3 टॉपिक ही तो बोले। आप बताएं मेहदी साहब, कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहते हैं आप? मैं आपको बता दूंगा कि छोड़ दें। चैप्टर 6 बिल्कुल छोड़ सकते, कोई इशू नहीं है। चैप्टर 6 से एक टॉपिक भी कर ले तो आप बच जाएंगे, वो है एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस। बाकी रीजन रीजन टाइप होगा। डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 में, डेफिनेशन बहुत है। मसलन सरफेस टेंशन खाली एक नंबर में भी आ सकता है, विस्कोसिटी एक नंबर में भी आ सकता है। उसमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, सही है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसी तरह सॉलिड में सब्लिमेशन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सही है, ये एक एक नंबर में भी आ सकते हैं। और यूनिट सेल की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को कवर करते हैं। जमा हुआ टॉपिक तो 5 6 का कम ही चांस है। कह रहे हैं चैप्टर नंबर 9 छोड़ सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए 9 को इस साल छोड़ने के लिए। यानी कौन से कोचिंग एंड कॉलेजेस का पेपर सॉल्व करेंगे? भाई इस वीडियो को बार बार सुन, समझ में आ गई बात? और किसी कॉलेज का पेपर वेपर नहीं, किसी कॉलेज का कोई पेपर नहीं लगता, ये स्कीम लगती है जो मैंने तुम्हें दी। मसलन मैंने चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल दे दिया, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का दे दिया, और उसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल आ गया, तब भी मैं कहूंगा कि 100% न्यूमेरिकल लग गया। और इंतहाई लो कैटेगरी की स्टूडेंट, सही ना, स्टूडेंट है ये। समझ में आ गई बात? जो इंपॉर्टेंट की तरफ बात करते हैं और गलत अंदाज से सोचते हैं। मैंने चैप्टर चूज करे कि ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकल है, पूरा डिटेल से बताया, अगर वहां से कोई भी न्यूमेरिकल लग गया तो मेरा 100% लग गया। और इंतहाई छिछोरे टाइप के वो टीचर होते, समझ में आई, जो फेसबुक के ऊपर ये डालते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह 100% मैच। उन्होंने वो बोर्ड का पेपर लिया, और सही अपना पेपर लिया और हाईलाइट कर कर उस पर डाल दिया कि 100% मैच। सही है, हाईलाइट कर कर डाल दिया। नहीं, अब आप डीजे के पेपर में और आदम जी के पेपर में, ताल्लुक आदम जी से फर्क देखें आप। सही ना, डीजे का केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पेपर देखें, आदम जी फर्स्ट ईयर का पेपर देखें, आपको दो सोचों का फर्क नजर आए। डीजे ने कहीं और नहीं लगाया, बोल्ड होकर पेपर दिया है। आदम जी ने और करके सब दे दिया, तो आदम जी का पूरा ही लग जाएगा। नहीं, अब क्या है कि जो सोच चली है ना, इसको एक स्टूडेंट नहीं समझ सकता। उन्होंने चैप्टर 7 से 2 न्यूमेरिकल दिए हैं डीजे ने, दोनों में से एक न्यूमेरिकल भी ना लगे उनका, सही है ना, लेकिन 2 न्यूमेरिकल आ जाए दूसरे वाले, तो मैं कहूंगा इनका 100% पेपर लगा। चैप्टर जो चूज किए जाते हैं ना, उससे पेपर से उसका हाईलाइट नहीं हुआ, कोई भी चीज मैच नहीं कर रहा था न्यूमेरिकल। समझ में आ गई बात? अब कुछ लोग होते हैं, सही है ना, वो डिफेंसिव खेलते हैं। अब जब डिफेंसिव खेलते हैं तो सही है ना, वो और करके सब लगा देते हैं, और वो न्यूमेरिकल साइड पे कम जाते हैं और जाते थ्योरी साइड पर है। फिर उनके बहुत सारे कलर्ड मैच हो जाते हैं, क्योंकि वो थ्योरी लग जाती है, सारी बता दी मैंने और करके, तो सभी लग गया। जब सब लग गया, तो फिर वो पेपर वही वही टीचर पेपर, सही है ना, हाईलाइट कर कर पैरेट ग्रीन मार्क करके डालते, सही ना, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह 80% मैच, 90% मैच। ओ भाई, मैं आपको 2030 का पेपर बता सकता हूँ, 2035 का पेपर अभी से बता सकता हूँ। ये पाक सर जमीन है। किस चीज के पीछे जा रहे?
बहादुरों की तरीके से जिए। जो मैंने आपको स्कीम बताई है, आप पेपर देखेंगे, इससे हिल नहीं सकता। XYZ कोई भी बना दे। और मैंने आपको बहुत ज्यादा वो भी नहीं बोले टॉपिक। पहला फेज है लॉन्ग कवर करना, दूसरा फेज है न्यूमेरिकल्स कवर करना, तीसरे फेज में शॉर्ट की तरफ जाऊंगा, देखूंगा ही नहीं मैं शॉर्ट के टॉपिक जब तक मेरे सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट ना हो जाए, हर तरह के। ये स्कीम जाती है। और जिन चैप्टरों से मैंने आपको बोल्ड होके बताया कि 8 का मेरे हिसाब से नहीं होगा, 10 का होगा, 10 का कोई भी न्यूमेरिकल लग गया, इसका मतलब मेरा 200 टाइम पेपर लगा, 200% पेपर लगा। 120 MCQs हैं बुक में, हर चैप्टर में 10। इसको सही ना 3 गुना कर लें तो ये 360 MCQs हैं, इससे बाहर कोई नहीं आएगी। 360 MCQs का मतलब क्या हो गया समझ में? एक बाज बाज MCQs ऐसी हैं जिससे 1 से 4 बनती हैं, किसी 1 से 3 बनती हैं। ये सीखना होता है, ये लर्निंग होती है, ये रट्टा नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल एज इट इज बुक की आएंगी, कोई हिलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर बुक की आएंगी, 2-4 हिलेंगी। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। यूनिट सेल की कह रहे इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से रखी हुई डेफिनेशन है 1 नंबर की। भाई सेल मैंने बता दिया है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगा। कोई डिफेंसिव नहीं खेलता हूं मैं। सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। बस पेपर में सेल जरूर आएगा, जब दोनों में से कोई भी सेल आएगा तो मैं कहूंगा लगा है बस पेपर। भले पिछले साल का जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों ना आ जाए, इसमें से शी को भी जहन में रखें। थैंक यू, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी प्रॉब्लम हो, खौफ नहीं खाना है। मुसलमान या मोमिन कभी खौफ ज्यादा नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। दोबारा ये मीटिंग रख देंगे, कोई होगा तो फिर और कवर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बातें हमेशा रह जाती हैं। थैंक यू, घबराना बिल्कुल नहीं है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज।